तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स की। तो यहाँ फर्स्ट लेसन हमारे पास है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है, ठीक ना। इसके पहले आप क्या करिए, एक नोट्स बना लीजिए, ठीक ना, मतलब एक नोट्स बना लीजिए और हमारे साथ क्या करिए, आप नोट्स तैयार करते चलिए, ठीक ना। ये नहीं कि आप पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद आप क्या करिए नोट्स तैयार करिए, ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ क्या करना है, उस नोट्स को बनाना है। अभी नहीं कि आप मान लीजिए 40 में 50 में मिनट की वीडियो है, आपने एक बार देखा फिर एक बार आप उसको नोट्स बना रहे हैं तो 2 गुना टाइम आपका लग जाएगा, ठीक ना। तो साथ में बनाते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आप समझते हुए भी आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है, ठीक ना। देखिए पहले हम अगर आवेश की बात करें तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना। जैसे इसमें ये देखा गया कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को आपस में रब्त करते हैं या आपस में उनको पास में लाते हैं तो उसमें से कुछ द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं, ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जाते हैं तो फिर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरीके देखिए, और इसे एक आप पढ़ेंगे परिभाषा कि एक हमारे पास कांच की छड़ है, ठीक है, एक कांच की छड़ है और हम रेशम के कपड़े से उसे क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, ठीक ना। जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके क्या होते हैं, रेशम कपड़े पे चले जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे कभी आपसे पूछा जाता है कि आवेशन की प्रक्रिया में, मतलब जब कोई वस्तु आवेशित होती है उसके लिए मेन उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है कि प्रोटॉन होता है, कौन होता है, मतलब उत्तरदायी कौन होता है। देखिए समझिए, जैसे अगर मान लीजिए देखिए कोई पदार्थ है तो पदार्थ है तो उसमें क्या होगा, परमाणु होगा ना, और परमाणु में 3 चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसका नाभिक होगा, ठीक है, क्या होगा, नाभिक होगा, और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक ना। ये नाभिक है, ये फिक्स है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बदलेगी नहीं, ठीक है, ये स्थिर है, ठीक है जी। अगर स्थिर है मतलब यहां से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाहर की जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो घूमने वाला काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो आवेशन की प्रक्रिया में मेन उत्तरदायी होगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे अगर मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए आपके पापा हैं, कमाते हैं, ठीक ना। अगर घर में चीजें नहीं कंफर्टेबल हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर हमारी जरूरतें नहीं पूरी हैं तो जिम्मेदार कौन है, पापा जिम्मेदार, मम्मी तो कमाने जाती नहीं, पापा कमाने जाते हैं, तो जिम्मेदार कौन है, पापा, क्योंकि कमाने वाला काम कौन कर रहा है, मतलब चलने वाला काम इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो आने जाने वाला काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही करेगा। अगर घर में कोई चीज नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, पापा, क्योंकि लाएंगे तभी तो आएगा घर में, मम्मी तो जाएंगी नहीं। मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना। तो यहाँ पर देखिए फिक्स है, तो ये उत्तरदायी कैसे हो सकता है, आने जाने वाला काम इलेक्ट्रॉन्स करेगा, इसलिए जो उत्तरदायी है कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है जी। वो उत्तरदायी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कि इस पर प्लस माइनस जो भी बन रहा है, तो मतलब आवेशन की प्रक्रिया में जो उत्तरदायी होता है कौन होता है, मेन इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें आवेश, तो आवेश कैसे उत्पन्न होती है, उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की बात, क्षेत्र की बात करते हैं। अभी हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। क्षेत्र होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है जी, मोदी जी, तो अब ये इनका भारत जो है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की जहां तक सीमा होती है, लग रही जितनी बड़ी सीमा है, इसकी जितनी बाउंड्री है, वो उसके अंदर के क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। इसके बाहर अगर जाओ तो वहां के प्रधानमंत्री नहीं है। कैसे किसी दूसरे देश में जाओ तो क्या वहां के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही है। तो उनका अपना ये क्षेत्र पूरा भारत है। जैसे हमारा घर जो है वो हमारा क्षेत्र, जैसे आप हमारे घर आएंगे, ठीक ना, तो हमसे पूछने के बाद ही तो अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। जैसे हम आपके घर जाएंगे तो आपसे पूछने के बाद ही हम आपके घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है। तो क्षेत्र मतलब है कि जो आपकी एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, ठीक ना। अभी हम आगे और इसमें चर्चा करेंगे और इसमें ज्यादा अभी सोचने वाली बात नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, आप ध्यान देखिए, नोट्स आपको डेफिनेशन देख लीजिए, तो नोट्स आप साथ में बनाते रहिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक ना। मतलब इसमें अभी हम इस में ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं आवेश की, तो कर ही रहे हैं, तो आवेश, ठीक है, आवेश की 3 कंडीशन हो सकती है भाई। हो सकता है कि आवेश क्या हो, स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो, ठीक है, रुका हुआ हो सकता है कि एक समान गति से चल रहा हो, एक
एक समान गति से क्या कर रहा है, चल रहा हो, ठीक है, एक समान गति से चल रहा हो। और ये हो सकता है कि असमान गति से चल रहा हो, असमान गति से गतिमान हो, ठीक है जी। मतलब अगर स्थिर है आवेश, ठीक है, तो अगर स्थिर है आवेश तो सिर्फ इसके पास एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी, वैद्युत क्षेत्र, जो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक समान अगर गति से गतिशील है, इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अभी लिखना आपको नहीं है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं जब आवेश एक समान वेग से चलता है, ठीक है। और जब असमान गति करता है तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, और इसके साथ आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न, और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे देखिए अगर आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से देखें एक समान गति, जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और जब जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप स्थिर हैं यहाँ पे, ठीक है जी, जब जॉब की तैयारी करते हो आप स्थिर हैं। अब एक समान गति से जब आप नौकरी पा गए, ठीक ना, उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो, कहने का मतलब यहाँ पे एक समान, जब आप नौकरी पाते हैं तो आप स्टेबल हो जाते हैं, एक समान गति से आपकी जो गति हो जाती है एक समान हो जाती है। मतलब 40,000 हम पर महीने पा रहे हैं, पर मंथ पा रहे हैं, 50,000 पर मंथ पा रहे हैं, ठीक ना, उसी में अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं, उसी में हम सीमित रहते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना। जब एक समान गति से, मतलब जब आप नौकरी पा जाते हैं, और जब आप नौकरी नहीं पाते हैं असमान गति से, मतलब आप जीवन भर भागते रहते हैं, क्या करते हैं, भागते, कभी यहाँ पे कभी आप कम ज्यादा काम करें, कभी ज्यादा काम करें, ठीक ना, मतलब आपकी यहाँ गति क्या है, असमान है। और जब असमान गति हो जाती है तो वहां ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। मतलब आप ज्यादा, हद से ज्यादा आप काम कर रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या है, फिक्स है भाई, एक समान नौकरी आप पाए हैं तो 4 से 5 घंटे काम करना है। यहाँ पर नौकरी नहीं पाए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और जब लिमिट नहीं है तो यहाँ पे ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। ध्यान रखिए कि सारी चीजों को जो यहाँ पे फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज पढ़िए, देखिए अपने से रिलेट करके पढ़िए, ठीक ना। जब जनरल चीजों को हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि हम चीजों को आसानी से समझ पाते हैं, ठीक ना। तभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा हम आगे बात करते हैं यहाँ आवेश, आवेश क्या होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आवेश देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम इस मॉलिक्यूल से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि, देखिए मेरी बात समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा गुण, ठीक ना, जिसके कारण से वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे हम हैं, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, जमीन को खरीद भी सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम पैसा कमाते हैं, ठीक ना, जमीन खरीद सकते हैं, मतलब अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, अपने क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रभाव अपना बढ़ा सकते हैं। अथवा अगर मान लीजिए नहीं कमाते हैं तो दूसरे के प्रभाव को हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। मतलब ये आवेश है, हम अपना क्षेत्र बना भी सकते हैं और दूसरे क्षेत्र को अनुभव भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश कहते हैं। बस सिंपल सी बात है भाई कि हम पर अपना प्रभाव भाई किसी, देखिए जैसे मान लीजिए हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं और हमसे भी कोई प्रभावित हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो हमारा भी क्षेत्र है, उसका मतलब हम अपने क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकते हैं और किसी दूसरे के क्षेत्र को महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक चीज यहाँ पे अदिश राशि है, और इसमें एक चीज और लिखना है, इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम से कैपिटल सी से लिखते हैं, होता है, ठीक है जी। तो इसको ये भी लिख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब हम बात करते हैं कि आवेश। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमको ये देखना है कि देखिए जो ये आवेश होता है ना, ये किसी पदार्थ का क्या होता है, मेन गुण होता है। बात समझिएगा, किसी भी पदार्थ का जो है ये मेन गुण होता है, मेन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब मेन क्या है, इसलिए कि अलग अलग अगर आप पदार्थ लेंगे तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। मतलब जैसे हमारे अंदर जो, या कोई से मान लीजिए हम अलग हैं, आप अलग हैं, कोई भी, हर व्यक्ति अलग है, तो उस हर जो पदार्थ होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा।
जो परमाणु है वो उनका बिहेवियर, भाई हर एक पदार्थ के परमाणु अलग अलग बिहेवियर करते हैं, अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेन किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ का, ये द्रव्य का मेन गुण होता है, उस पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। इसे मान लीजिए चालक और अचालक, आप जानते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं पर अचालक में नहीं होते हैं, तो पदार्थ ही तो है, तो मेन क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मेन गुण होता है। अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक ना। अब बात यहाँ पे आती है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी कैसे हो रही है। ठीक ना। अब बात समझते, देखिए कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए दो वस्तुओं को आपने क्या किया, आपस में रब्ड किया, रगड़ा। ठीक है, मान लेते हैं दो वस्तुओं को आपस में, से मान लीजिए यहाँ पे जब हुई थी बात, कांच की छड़ थी और रेशम क्या कहा था, कपड़ा था, आपस में उनको रब्ड किए थे। ठीक ना। तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे, रेशम पर, तो रेशम पर इलेक्ट्रॉन्स गए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स रेशम पे गए थे तो वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, और कांच से गए थे इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो वहां धन आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो वहां ऋण आवेश आता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, धन और ऋण होता क्यों है? जैसे देखिए सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास पदार्थ है। ठीक है जी, चलिए सी कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब मान लेते हैं इसमें कि अगर इसमें मान लीजिए 10 प्रोटॉन है, ठीक है जी, और 10 ही क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। जितने प्लस है उतने माइनस है, जितने प्लस है उतने माइनस उदासीन है, वो क्या है, उदासीन है। अब यहां मान लेते हैं कितने हैं, 15 प्रोटॉन है और यहां पर 15 क्या है इलेक्ट्रॉन, ये भी उदासीन है। मतलब यहाँ पे आवेशों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है जी, जितने प्लस है उतने माइनस है, यहाँ जितने प्लस है उतने माइनस है। अब इनको आपस में क्या किया गया, मान लेते हैं रगड़ा गया। ठीक ना, रगड़ा गया। ठीक है जी, जब इनको रगड़ा गया तो अब मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पे इनको अलग फिर रखा गया। ठीक है जी। अब यहाँ मान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या तो 10 ही रहेगी, और यहाँ भी प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या, वो जितना है उतना ही रहेगी, 15 और 15। ठीक ना। चलो यहाँ पे 10 प्रोटॉन और यहाँ 15 प्रोटॉन। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कितने हो जाए, यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात समझिएगा। तो देखिए अब किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के उदासीन हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस और 6 माइनस मिलकर के क्या हो गए, 0। लेकिन यहाँ पर अभी 4 प्रोटॉन क्या हो गए, बच गए, मतलब 4 प्लस क्या हो गए, इसमें बच गए। तो प्लस को यहाँ पे भाई उदासीन तो हो नहीं पाए, इनको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन तो 0 होते, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। अगर 4 इसमें प्लस भी आ जाते और 4 माइनस भी आ जाते तब भी क्या होता, उदासीन। लेकिन इसमें 4 सिर्फ माइनस आए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दोगे, 4 माइनस दिखाते ना। तो प्लस माइनस आता क्यों है, उनकी डिसबैलेंसी की वजह से, मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यहाँ बराबर हैं, लेकिन जब इनको आपस में रगड़ा गया और अलग किया गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु, इस वस्तु से निकल के इस वस्तु में गए। भाई यहाँ से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स गए ना जी, जब इस पे गए तो माइनस, और इस पे इसने दिया, इसमें क्या हो गया, प्लस। मतलब जो लेता है उस पर ऋण आवेश और जो देता है उस पर धन आवेश होता है। ठीक ना। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को देते हैं, कर्ज देते हैं, तो आप अपने आप को धनात्मक मानते हैं, और जो लेता है वो आपको क्या मानता है, ऋणात्मक मानता है कि हम आपके ऋणी हो गए, आपसे उधार लिए हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर रियलिटी देखी जाए भाई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मुझे मान लिया बैंक से कर्ज लेते गए, ऋणी होते गए, लेकिन रियलिटी क्या हो रही है, उनके पास पैसे की मात्रा बढ़ रही है, और बढ़ रही है लेकर के फुर्र हो गए। तो रियलिटी क्या हो रही है कि यहां जैसे आप किसी को, हमारे पास 100 रुपए था, हमने आपको 50 रुपए दे दिया, वो ले लिया। मान लीजिए हमारे पास भी 100 रुपए, उसके पास भी 100 रुपए, हमने उसको 50 रुपए और दे दिया। अब बताओ धनी कौन, वो धनी हुआ, हम गरीब ना हो गए। तो रियलिटी क्या हो रही है, जो इस पे ऋणात्मक आवेश आ रहा है, धनी हो रहा है। मतलब सिंपल से, कभी आपसे ऐसी का सवाल पूछी जाए, कोई वस्तु उदासीन है और उस पर हम मान लीजिए उदासीन है, ठीक है, अब उसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताइए उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो अपना आवेश खुद लेकर के आएगा, मतलब आवेश खुद अपना द्रव्यमान लेकर के आएगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा,
बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो है अगर मान लीजिए यहीं पे इन दोनों पदार्थों का द्रव्यमान अगर बराबर होता इस समय, इसमें बराबर है। अगर इस समय हम बात करें, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान इसका m1 है और यहाँ पे क्या है m2 है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर तो m1 बराबर क्या है m2 है, लेकिन यहाँ पर m1 लेस देन क्या है m2 है, m2 का द्रव्यमान ज्यादा है, m1 का क्या है कम है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, कभी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन अगर प्लस मतलब ऋण आवेश है तो बताइए कि उसकी सामान्य अवस्था से द्रव्यमान बढ़ा है घटा है, तो बढ़ गया। अगर किसी वस्तु पर प्लस आवेश है अगर पूछा जाए तो सामान्य अवस्था से, सामान्य मतलब क्या, न्यूट्रल स्थिति जब उसकी है, जब उस पर कोई आवेश नहीं है तब की बात करें सामान्य अवस्था, तो अगर प्लस आवेश उसका द्रव्यमान घट जाएगा, माइनस आवेश है तो सामान्य अवस्था से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के धन आवेश हैं, मतलब एक धन आवेश हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया ऋण आवेश हो गया। तो डिफिनीशन आप साथ में क्या करिए लिखते जाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इन चीजों को देखिए समझते चलिए। ठीक है, समझते चलिए, डेफिनेशन आप साथ में क्या करिए लिखते चलिए। अब हम यहाँ बात करते हैं आवेशन की विधियां। ठीक ना, मेथड ऑफ द चार्जिंग, हम कितने तरीके से मतलब आवेश को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, चार्ज आवेश के अंदर चार्जिंग होता है। ठीक है जी, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से क्या करते हैं जाते हैं। तो पहला हमारे पास जो मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रब्द करते हैं, रगड़ते हैं, जब 2 वस्तुओं को आपस में क्या होते हैं रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, मतलब एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर क्या होता है ट्रांसफर होता है। ठीक है जी भाई, सिंपल सी बात है। जब अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल लिया जाए कि 2 व्यक्ति आपस में क्या होंगे, मान लीजिए 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं, ठीक ना, तो कुछ भाई वो देंगे कुछ आप देंगे। भाई अगर भाई 2 व्यक्ति सिंपल सी बात समझिए कि 2 व्यक्ति मान लीजिए आप और आपका दोस्त, और मान लीजिए आपकी दोस्ती कैसे बनी होगी ये सोचिए, ये आपकी दोस्ती बनी कैसी होगी, कुछ उसने दिया होगा कुछ आपने लिया होगा, या आपने कुछ दिया होगा कुछ उसने लिया होगा। भाई जब मिले आप, जब एक दूसरे में मिलन हुआ तभी तो आपकी दोस्ती मतलब कुछ लेन देन हुआ ना। तो जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रब्द करते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर आवेश की उत्पत्ति हुई भाई तो आवेश की उत्पत्ति तभी हो पाई जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर गया, और जब इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं तो क्या ऐसा संभव था क्या? जब ऐसा अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे निकल के ही नहीं जाता तो क्या धन और ऋण आवेश बनता क्या? नहीं बनता ना। तो जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस विधि को घर्षण की आवेशन विधि कहते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे धन आवेश और दूसरे पर क्या होता है ऋण आवेश। सिंपल सी बात है, जब वस्तुओं को रगड़ेंगे तो आवेश एक दूसरे ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या कहते हैं घर्षण की आवेशन विधि कहते हैं। और जिस वस्तु से निकलता है उस पर धन आवेश, जिस पर जाता है उस पर क्या होता है ऋण आवेश आता है। तो ये घर्षण के द्वारा आवेशन है कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रब्द करते हैं तो एक पर मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पर जाता है। अच्छा देखो, हर समय हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहा है, तो आवेशन के लिए मेन उत्तरदायी कौन है, चार्जिंग के लिए मेन उत्तरदायी कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये अपने दिमाग में आराम से बैठा दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी विधि की हम बात करें तो चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यदि किसी अनावेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तब आवेशित चालक द्वारा अपना आवेश आवेशित रहित चालक द्वारा साझा कर लिया जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ठीक ना, सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है, ठीक ना, जिस पर कोई आवेश नहीं है, उसको हम ऐसी वस्तु के पास ले जाते हैं जिस पर आवेश है, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहीं पे तो आवेश रहित चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्रिया साझा कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये वस्तु है और एक वस्तु ये है, ठीक ना, ये उदासीन है, क्या है उदासीन है, और इस पर मान लीजिए क्या है प्लस आवेश उपस्थित है इस वस्तु पर, ठीक ना। इसको इस पर क्या किया जा रहा है आपके इससे स्पर्श कर, इसको मिलाया जा रहा है, इसके पास इसको लाकर स्पर्श कराएंगे, और जब इस पे स्पर्श कराएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो
प्लस आवेश हैं इस पर भी कुछ स्थानांतरित हो जाएंगे, मतलब दोनों पर भी अब क्या हो जाएंगे, प्लस आवेश आ जाएंगे। सिंपल सी बात समझिए, जैसे हम अपने जीवन में चाहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति हो उससे हम दोस्ती करें। ऐसे मान लीजिए आपको पढ़ने वाले व्यक्ति स्टूडेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किससे दोस्ती बनाना चाहते हैं, जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करें, उसका जो पढ़ने का तरीका है वो हमारे अंदर क्या करे, प्रवेश करे। भाई अभी हम अब ये मान रहे हैं ना कि हम उदासीन लोग कम आता है, हम उदासीन हमें कम आता है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाएं जो पढ़ने वाले हों, जो चार्ज हों, ठीक ना। तो ये अभी हम हैं उदासीन, हम जा रहे हैं जिस पर जो पढ़ने वाला है, जब इनके संपर्क में आएंगे तो इनकी जो पढ़ाई मतलब जो पढ़ने का गुण है, जो तरीका है, समझ रहे हैं, वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेगा। तो वही इसमें कह रहा है, तो चालन द्वारा आवेशन मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स आवेश दूसरे वस्तु पर क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब उनको स्पर्श कराए तो मतलब पास में लाया जाता है। तो ठीक है, अब अगली विधि की अगर हम बात करें, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है वो समझते हैं। ठीक, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक के निकट लाया जाता है तो उस अनावेशित चालक में भी आवेश का वितरण हो जाता है। इस क्रिया को आवेशन की प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक ना। अब देखो, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा। क्या? प्रेरणा मतलब प्रेरित होना। क्या होना? प्रेरित होना। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको एक बेस्ट एग्जांपल दें कि जैसे मान लीजिए आप दो व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं एक और आपके गांव का कोई व्यक्ति या कहीं और का है, उसके साथ आप कहीं पढ़ने गए, उसके साथ आप रूम ले लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम मानते हैं कि हम पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं थे लेकिन वो बहुत पढ़ने वाला था। ठीक है जी। अब हम रह तो एक ही रूम में रहे हैं, वो बहुत पढ़ रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। सेम एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, सेम जो हमारे पास क्या कहते हैं, मान लीजिए आईआईटी की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक ना। सेम चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर हमें क्या अनुभव होगा? हम प्रेरित नहीं होंगे कि हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी वही तो काम करने आए हैं, जो काम वो करने आए वही काम तो हम भी करने आए हैं। तो उसका आवेश, उसका जो गुण है वो हमारे अंदर क्या होगा, अब यहां हम स्पर्श नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर भी देखते देखते प्रवेश करेगा और हम भी पढ़ने लगेंगे। ठीक ना। इसलिए कहते हैं ना कि माहौल से कहते हैं, माहौल बनता है, मतलब वहां हमको रहना चाहिए जहां पे मतलब समाज हम पढ़ने जाते हैं। ठीक ना। हमको वहां पे रहना चाहिए जहां पढ़ने वाले व्यक्ति रहते हैं, मतलब उस माहौल में रहें। उस माहौल का मतलब है कि हमें एक तजुर्बा मिलता है कि लोग कितना काम करते हैं। अगर हमको नौकरी चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि लोग कितने घंटे मेहनत करते हैं एक नौकरी के लिए, कितने घंटे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए नौकरी तैयारी हम कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे और वो पढ़ रहा है 12 घंटे, बताओ सिलेक्शन किसका, हमारा होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि 12 घंटे लोग पढ़ते हैं। इसलिए हमको वही कहते हैं कि हम वहां पे हमको रहना चाहिए जहां पे मतलब जो हमारा माहौल है, जो हम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने वाले के बीच में रहना चाहिए। अगर मूर्खों के बीच में रहेंगे तो मूर्ख ही नहीं बनेंगे कि सही बनेंगे। अगर मूर्खों के बीच में रहेंगे तो मूर्ख ही बनेंगे, और सही अगर पढ़ने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे, पढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये प्रेरण विधि है, मतलब यहाँ पे स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, एक से एक यहाँ पर उदासीन है और यहाँ पे आवेशित है, इस पर माइनस मान लीजिए आवेश क्या है, उपस्थित है इस पर। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, ये माइनस आवेश जो है इस पर क्या होगा, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। ठीक है, प्रेरित हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी, तीसरी विधि हो गई, किसकी, आवेशन की विधि। ठीक ना, मतलब कैसे आवेशित हो रहा है, 3 तरीके से आवेशित होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे यहाँ पे विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, क्या विद्युत आवेश के गुण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट है तो फिर आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दबाजी देखिए नहीं करना है, नोट्स आप साथ बनाते चलिए। ठीक है, सारी चीजें आपको व्यवस्थित मिलेंगे और एक बेहतरीन नोट देंगे। ठीक है जी, नोट नहीं नोट्स देंगे, नोट लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास विद्युत आवेशों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ द
इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके गुण क्या होते हैं? तो विद्युत आवेश में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। पहला क्या है? आवेश, आवेशों के मध्य बल। ठीक है जी, मतलब आवेशों के मध्य बल कौन लगेगा? ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे बात आती है सजातीय और विजातीय होता क्या है। ठीक है, तो सजाति का मतलब समान जाति, एक ही जाति का। विजाति मतलब अलग जाति का। देखिए, जब एक ही जाति का होता है तो वहां पे विरोध होता है। ठीक है जी, एक ही जाति, समजाति मतलब एक ही जाति का, एक ये वाला भी प्लस हो जाए और ये वाला भी, दोनों आवेश अगर प्लस हो जाए तो प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षण कभी नहीं करेंगे। ठीक है जी, आकर्षण कभी नहीं करेंगे। अगर समजाति मतलब एक ही जाति का अगर माइनस और माइनस भी हो जाए तब भी इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक ना। लेकिन अगर यही बी जाति हो जाए, अलग अलग जाति के मतलब अलग अलग प्रकार के, एक प्लस हो जाए तो एक क्या हो जाए? माइनस हो जाए, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। यहाँ पे इनमें लग रहा है प्रतिकर्षण बल और यहाँ भी लग रहा है प्रतिकर्षण बल और यहाँ पर लगा क्या? आकर्षण बल। तो समजाति के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल और बी जाति के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ नोट में लिखा भी है कि वे आवेश जिनकी प्रकृति समान होती है उन्हें हम समजाति कहते हैं, और जिनकी प्रकृति विपरीत होती है उसमें क्या कहते हैं? बी जाति कहते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए लाइक और डिसलाइक, ठीक ना, तो लाइक चार्ज क्या होते हैं? समजाति को हम कहते हैं लाइक चार्ज। ठीक ना। अब इससे पूछ लेता है कि समजातीय ठीक है जी, समजातीय मतलब क्या हो जाएगा? लाइक चार्ज इनको बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। ठीक है जी। और इसको हम बी जाति मतलब क्या होगा? बी जाति हमारे पास क्या होगा? डिसलाइक चार्ज हो जाएगा। ठीक ना, लाइक चार्ज। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि विजातीय और समजातीय क्या होते हैं, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसे होता है। आप यहाँ पे सब कुछ देख लिए हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, अगले गुण की बात करते हैं। तो दूसरा है यहाँ पे आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक ना। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? ठीक ना। कभी आपने सुना होगा, न तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, न तो कुछ लेके आए थे और न ही कुछ लेकर के जाएंगे इस दुनिया में। जैसे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम क्या करेंगे? जाएंगे। मतलब जो हम यहाँ पे पाए हैं यहीं पर छोड़ के जाएंगे, यहाँ से हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। मतलब सिंपल से कहते हैं कभी कि आप सुना कि आप धरती पर बोझ हो। क्या हो? धरती पर बोझ। धरती पर बोझ कहां से हुए? क्योंकि कुछ लेके ही नहीं आए थे जी। धरती पे बोझ कहां से हुए? क्योंकि हम कुछ लेके ही नहीं आए थे, और जब हम कुछ लेके नहीं आए तो क्या बोझ बने क्या? भाई जो पहले था वही बात भी है, न कुछ लेके आए न कुछ लेके गए, तो कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल अगर चार्ज देखा जाए तो कंजर्व है। देखिए इसे कैसे कैसे हम आपको बता दें कंजर्वेशन कैसे। मान लीजिए हम और हमारा दोस्त दो लोग हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक के पास मान लीजिए 150 रुपए, उसके पास मान लीजिए 150 रुपए, हमारे पास कितना है? 100 रुपए है। ऐसे समझते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है। अच्छा जी, अगर दोनों का पैसा मिलाए तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अच्छा चलो, अब मान लेते हैं उससे हमने 50 रुपए ले लिया, 50 रुपए उससे हमने ले लिया, तो हमारे पास 150, उसके पास कितना हो गया? 100 रुपए। लेकिन अब भी दोनों को अगर मिला दो, 100 उसके पास बचा, 150 हमारे पास हुआ, तब भी कितना हुआ? 250। तो क्या कहीं गया क्या? कंजर्व ही तो रहा, पहले भी 250 और आज भी 250, कुछ बदलने वाला नहीं है, वो कंजर्व है। ठीक है जी। तो वही लिखा है कि आवेश का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का यह गुण आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? नियत होता है। ठीक है। विलिखित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? नियत। न तो सिंपल सी बात, न तो हम आवेश को बना सकते हैं और न ही बिगाड़ सकते हैं, न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, स्थानांतरित होता है,
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसे हम बना या बिगाड़ नहीं सकते। तो टोटल अगर उस निकाय का, उस विलिखित निकाय का जो आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास, विलिखित निकाय से इलेक्ट्रॉन्स आदान प्रदान हो सकता है, तो उसका जो टोटल अगर देखा जाए, मान लीजिए हमने कहा कि एक विलिखित, मान लीजिए दो हमारे पास निकाय है, ठीक है, एक निकाय ही और एक निकाय है, ठीक है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल पहले कितने थे, 22, अब भी कितने हैं, 22 ही तो है, पहले भी 22 और अभी क्या 22। तो टोटल निकाय में जो है पूरी सिस्टम पूरा है हमारा, वो सब क्या है, कंजर्व है, मतलब इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कुल आवेश जो हमारा होता है क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं तीसरे, यहाँ पे तीसरा क्या है, वैद्युत आवेशों का, यहाँ पे एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास चार्ज हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है जी। मतलब मान लीजिए कोई निकाय है, अब यहाँ पे इस चित्र को आप चाहे तो बना लीजिए इसके साथ, एक हमारे पास क्या है, ये निकाय है, ठीक है जी। क्या है, एक हमारे पास वस्तु है या निकाय है, मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है, मान लेते हैं क्या है, Q1 है और प्लस Q2 है, यहाँ पे माइनस Q3 है, Q4 है और Q5 है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका जो कुल आवेश होगा, अगर हम कहें कुल आवेश की अगर बात करें भाई, तो कुल आवेश मान लेते अगर हमारे पास Q है, तो Q कैपिटल Q हमने मान लिया, एक इसके बराबर बीजगणितीय, बीजगणितीय योग का मतलब होता है विथ साइन, मतलब प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, अपने मन से उसे बदल नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब इनका अगर कहें तो माइनस Q1 और प्लस हमारे पास Q2, माइनस Q3 प्लस Q4 और क्या हो जाएगा, Q5 हो जाएगा। तो इनका बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर, इसमें आप बना लीजिएगा जितने भी निकाय पर, इस वस्तु पर जितने भी क्या कहते हैं आवेश है, इनका कुल क्या होगा, योग, बीजगणितीय योग करेंगे। कैसे करेंगे, बीजगणितीय योग, ठीक ना, मतलब विथ साइन, बीजगणितीय का मतलब होता है क्या, विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और यहाँ से इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं इस प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो यहाँ पे है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक ना, आवेश क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेशी क्वांटीकरण क्या होता है। तो अब देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक ना, मतलब प्रकृति में जो सबसे छोटा पाया जाता है आवेश, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रकृति में स्मॉल ई से छोटा आवेश संभव नहीं है। मतलब देखिए, अभी तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है जी। लेकिन देखिए, अभी मेरे फिजिक्स के अनुसार हम यही माने हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे छोटा है, ठीक ना। मूल जो हमारे पास आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही अभी माने गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो कह रहा है कि पूर्ण गुणज, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश, ठीक है जी। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर मान लेते हैं Q आवेश है, ये Q आवेश मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स, ये संभव है और ये संभव नहीं है जी। मतलब देखो, जिस चीज को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, क्या यहाँ इसका मतलब क्या, 1.5 मतलब एक पूरा इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा संभव है क्या। हमने अभी कहा है क्या, इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक ही नहीं किए। जब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक ही नहीं किए हैं, तो क्या 1.5 लिखना संभव है क्या जी, नहीं संभव है ना, क्योंकि एक पूरा इलेक्ट्रॉन और एक आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा संभव नहीं है। मतलब इन फ्रैक्शन पार्ट या पॉइंट में या डेसिमल्स में इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, अतः किसी वस्तु पर आवेश Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आवेश
आवेश, ये सिर्फ हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। आवेश Q इज इक्वल टू क्या दिया है, प्लस माइनस एन। भाई प्लस भी हो सकता है आवेश, माइनस भी हो सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एन जो यहाँ पे है, एन क्या है 1 2 3 4, आप डॉट डॉट कितना भी ले लो, लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। और ई यहाँ पे जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ई का मान होता है -1.6 10 की पावर कितना, -19 कूलाम होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, मान होता है। अभी हम इस पे सवाल लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं, ठीक। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है तो कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है जी। ट्राई मारिएगा, वही है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, ठीक है जी। देख लीजिए, ट्राई करिए तब से। यहां पर आप देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 1.8 इंटू की पावर -19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएंगे, ठीक ना। मतलब इतना देखिए, किसी वस्तु को 1.8 की पावर -19 कूलाम आवेश आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, आवेश आपको पता है। Q का मान इसने दिया है कितना, 4.8 इंटू की पावर -19 कूलाम, ठीक है जी। क्या है, कूलाम, इतना इसने दिया है। और इसने पूछा गया है से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है यहाँ पे भाई, Q इज इक्वल टू पढ़े ना आप, यानी E, ठीक है। तो यहाँ पर जो n है, n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और इसी के बारे में तुमने पूछा है कि n बता दो कितना होगा, ठीक है जी। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास NE है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान है 1.8 इंटू 5 कितना 19 कूलाम है, और इसका मान हमको पता है कितना 1.6 इंटू की पावर -19, ठीक है। तो 10 की पावर -9 ये कर गया, और शॉर्ट यहाँ कितना होता है 48 पॉइंट रहेगा, यहाँ पे कितना आ गया 3, n का मान कितना आ गया 3, ठीक है जी। तो n का मान 3। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 3 आ गई। अब यहाँ पे ये हमको नहीं समझ आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे कि निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे कि निकाले जाएंगे। तो आपसे भाई कहा क्या है, धन आवेशित। और धन आवेश कब आता है किसी वस्तु पर, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखना है, जब वस्तु आंसर लिखना है, जब वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करेंगे, निकालते हैं, ठीक है जी। इनसे क्या करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, यानी इक्वल 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। जब इससे हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब इस पर क्या होगा, इतना धन आवेश उपस्थित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, जब उस वस्तु पर धन आवेश उपस्थित होता है तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए। इसका चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, जैसे भी अधिक साथ में हम नोट्स बनाते हैं। पहले आपसे कह रहे हैं कि आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा चलिए, तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए आप और उसको लगाइए। अब इसमें आपसे क्या पूछा है वो देख लो भाई। अब इसमें पूछा है कि एक चालक पर प्लस 8.0 वो 10 की घात -16 है, घात है 10 की घात -16 कूलाम का आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो ज्यादा कोई नहीं, वही तो है सवाल में, ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं। क्या दिया गया है आपसे, मतलब आवेश आपको दिया गया है भाई, आवेश, ठीक है जी, प्लस में दिया गया है, मतलब प्लस 8.0 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम दिया गया है, ठीक है जी, कूलाम। अब आपसे पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन कमी या, वही तो बात है, निकाला गया, दिया गया, कमी या अधिकता की बात पूछ रहा है, ठीक है जी। अच्छा तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, यानी E होता है, यानी इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन E हो जाएगा। इसका मान Q का 8 पॉइंट, आप चाहते इसको हटा दो, कोई मतलब इसका नहीं है,
ठीक है, याद रखो 0 × 10⁻⁻19 अब बटे कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ से पॉइंट हटा दो तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 80 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 16 और 10 की घात माइनस यहाँ पे कितना 16 और ये घात अगर ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात कितना हो जाएगी +19 हो जाएगी। घात ऊपर जाती है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 80 और जब आधार समान होते हैं तो घातें हमेशा क्या होती हैं, जोड़ जाती हैं जी। 19 में से 16 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 5 में 10 की घात कितना 3 बचेगा। इसका मतलब ये इज इक्वल टू देखा जाए तो कितना आ गया 3 का मतलब क्या ये तो 1000 हो जाएगा। 1500 गुणा करके कितना आ जाएगा 5000। ठीक है जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 5000 इलेक्ट्रॉन्स। अब कह रहा है कि कमी होगी कि अधिकता होगी, अब बता लो भाई कमी होगी कि अधिकता होगी। तो कहा है एक चालक पे इतना आवेश कुलाम का आवेश है तो कमी ना है भैया। प्लस का मतलब क्या कहता है कितने इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। ये क्या है ये बताता है कि 5000 इलेक्ट्रॉन की क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि कमी आपको यही पता चल गया कमी हो गया अधिकता, क्योंकि इसने प्लस और माइनस आपको बता दिया है जी। ठीक ना, तो प्लस और माइनस कब आएगा, प्लस कब आता है जब कमी होती है। अधिकता मतलब अधिक कब होगा जब उस पर माइनस आवेश होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्लस कमी कब होती है जब उसे प्लस आवेश आता है, अधिकता कब होती है उस वस्तु पर माइनस आवेश आता है। ठीक है जी, अगला सवाल आप लगाइए। ठीक है जी। अच्छा, अगले सवाल की आप बात कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा करिए। फिर से वही सवाल है क्या? अच्छा, वही सवाल फिर से आ गई सेम। चलिए इसको रहने दीजिए। अब बात करते हैं आगे कूलाम का नियम। क्या करते हैं अब बात करते हैं हम लोग कूलाम का नियम। ठीक है जी। अच्छा, सवाल कराएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कूलाम का नियम क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब कूलाम के नियम पढ़ना है तो पहले हमको कुछ और समझना पड़ेगा। वो क्या समझना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ये कूलाम का नियम जो है किस पर आधारित है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हैं ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसी के आधार पर ही कूलाम का नियम बना है। भाई न्यूटन अगर भैया बना दिए हैं तो कूलाम भैया भी सोच रहे हैं कि हम भी क्या करें बना दे। भाई आपने क्या कहा, आपने द्रव्यमान लिया, हम आवेश ले लेते हैं। भैया आपने अगर द्रव्यमान लिया तो हम क्या कर लेते हैं आवेश ले लेते हैं। तो कूलाम के नियम के समतुल्य मतलब समान तो नहीं है, समान तो नहीं मानेंगे, लेकिन वैसे मिलता जुलता ये भी है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े हैं, ऐसे मिलता जुलता यहाँ पे है। ठीक है, जैसे अगर हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक हमारे पास यहाँ द्रव्यमान है, मान लेते हैं यमुन, एक वस्तु एक पिंड हमारे पास यहाँ पिंड लिए हैं और एक पिंड हमारे पास यहाँ पे यम2 है। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है r है। ठीक है जी। तो इनके बीच जो न्यूटन ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि हमेशा एक वस्तु दूसरी वस्तु को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है, हमेशा एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, जो यहाँ पे बात ही आकर्षित करने की, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद वही आकर्षण प्रतिकर्षण में बदल जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद वही आकर्षण प्रतिकर्षण में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर हमेशा आकर्षित कर रही है, आप पास मिला रहे हो। देखिए ध्यान ये रखिए कि जिसके दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ का एक परमाणु है, दूसरे पदार्थ का एक परमाणु है, दोनों अलग अलग क्या है परमाणु मतलब पदार्थों के परमाणु हैं। ठीक है जी। तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, परमाणुओं के बीच ये आपस में आकर्षण कर सकते हैं, एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एक परमाणु कभी दूसरे परमाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारे जैसे आप बन सकते हैं या आप जैसे हम बन सकते हैं, पर वही हो जाए ये संभव नहीं है। भाई हमारे जैसे आप बन सकते हैं, आप हम जैसे आपके बन सकते हैं, लेकिन वही एग्जैक्ट आप हो जाए ये संभव नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में पास तो आते हैं, आकर्षण लग रहा है, लेकिन जैसे एक निश्चित दूरी आती है,
एक मिनिमम डिस्टेंस आती है, उसके बाद यही आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण में बदल जाता है। ठीक है जी, लेकिन इन चीजों को हम बात करते हैं, इतनी डिस्टेंस हमको कम नहीं लेनी है, ठीक है, कि आकर्षण प्रतिकर्षण बदल जाए। अब यहां देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इन्होंने कहा था कि एक हमारे पास पिंड m1 है, एक हमारे पास पिंड m2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच जो लगने वाला बल F है, जो F बल है, इन दोनों की द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के द्विकमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम अगर यहाँ पे क्या करें, मिला दें तो क्या बन रहा है, m1 m2 बटे क्या होता है, r²। इस साइन को हटाने के लिए हम कैपिटल G का इस्तेमाल किए थे, तो यहां हमारे पास क्या बना, m1 m2 बटे क्या हो गया, r²। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी, यही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक ना। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल G की बात करें, कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, हम पढ़ नहीं रहे, बस गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, नियतांक। ठीक है, अच्छा, इसका मान तो बता दो एक बार, कम से कम चल ही रहे हैं तो 6.67 × 10⁻11। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इनकी समतुल्यता है वो समझते हैं, जो इनकी समतुल्य, ये लिखना नहीं है आपको। ठीक है जी, अब जो हम आगे बात करेंगे वो लिखना है हमको। ठीक है जी, यहां से हमको लिखना पड़ेगा, तभी हमको सब अभी लिखे रहिए, इनको एक हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो कह रहे हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब आवेश यहाँ क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। वैसे भी चलते हम कौन सा शुरुआत में बात कर चुके हैं, स्थिर आवेश ही पढ़ना है। ठीक है, चलाना अभी हमको बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। भाई अगर समान हो गए, सजाती हैं तो प्रतिकर्षण, और भी जाती हो गए तो आकर्षण लगेंगे। ठीक है जी, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। देखो, कह रहा है आवेशों की मात्राओं का मतलब क्या है, कि मतलब उनकी वैल्यू आप ले लो। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए Q1 का मान हमारे जो दो आवेश हैं -1.6 मान लीजिए कितना है, जो भी है, मान लीजिए 19 कूलम। ठीक है जी, ये हो गया। Q2 का मान मान लीजिए प्लस में आ गया 1.8 × 10⁻19। ठीक ना, तो इनसे हमको ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है ना कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मतलब इनकी प्लस माइनस में मतलब नहीं है, हमको इनकी मात्राएं वैल्यू चाहिए, बस हो गया। उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही तो यहाँ पे भी है जी, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यही तो सेम तरीका यहाँ भी है, सेम चीज यहाँ भी है। ठीक है जी, अच्छा, तो अब यहाँ पे इसके बाद हम इनका डेरिवेशन करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ Q1 आवेश है और एक हमारे पास यहाँ क्या है, Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी इन्होंने क्या कर लिया, R। जैसे देखो समतुल्य चल रहा है ना, और इनके बीच जो लगने वाला बल है मान लेते हैं F, वैद्युत बल। ठीक ना, क्या है, वैद्युत बल जो है। ठीक है जी, F। तो पहले देखिए इसमें लिखना कैसे हो समझते हैं, मिटते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको मानना भी पड़ेगा, तो यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखना है यहां से, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो ठीक है जी, अब इसको ध्यान में देते हैं, यहां बनाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ कूलाम का नियम से कोई मतलब, न्यूटन के नियम से कोई मतलब नहीं, कूलाम के नियम से मतलब हमको है। ठीक है जी, अच्छा, तो इनके भी है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F। ठीक है जी,
कैपिटल एफ। अच्छा यहाँ हमारे पास क्या है Q1 और यहाँ हमारे पास क्या हो गया Q2, ठीक है जी। इनके बीच की दूरी R हो गई, तो F जो है इनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है जी। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो F इज इक्वल टू F समानुपाती Q1 Q2 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे क्या R स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बना, एक फॉर्मूला बना, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक क्या होगा, क्या वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इसकी 9 × 10⁹ क्या होती है 9 × 10⁹। यहाँ पे अगर हम मात्रक की बात कर लें तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ पे कूलाम और कूलाम तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका क्या होगा ये मात्रक हो गया। अच्छा कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू बता दो, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे, हम वही करेंगे सर जो आप बताएंगे। 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है जी, -12। अगर हम मात्रक की बात कर लें तो मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर बनेगा कूलाम, उल्टा हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन यहाँ पे इसको नीचे ले जाओगे उल्टा हो जाएगा, कूलाम न्यूटन मीटर बनेगा, ठीक है जी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई। अच्छा एक काम यहाँ पे ये देखा जाए, अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एप्सिलॉन की वैल्यू तो ए हो गया, मात्रक इसका ए हो गया। अच्छा एक चीज और आपसे पूछा जाता है वो समझ लेते हैं फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र बता दो आप, ये भी आपसे पूछा बहुत पूछता जाता है। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन है क्या, यही तो नहीं समझ में है, पहले समझ लो। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वैद्युतशीलता है, क्या है वैद्युतशीलता है, क्या है वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ठीक है जी। अगर इसके हम क्या करें बात करें, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अब देखो अगर हम एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एफ की जगह ले जाओ, एफ को क्या करो उनके नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ हो जाएगा और Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए जब हम बीमीय सूत्र की बात करते हैं, बीमीय सूत्र की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट से कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या एफ आर स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर देखें तो Q, यहाँ पे Q इज इक्वल टू होता है क्या I × T, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, मतलब वैद्युत धारा गुणित क्या होता है समय। तो जहाँ Q का जो बीमीय सूत्र होता है क्या बनता है AT बनता है, ध्यान रखना है क्या बनता है AT। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे AT इंटू क्या AT और बटे हमारे पास जो हो जाएगा क्या हो जाएगा F बल्कि mL/T⁻⁻2 और यहाँ पे R दूरी है, दूरी का मतलब लेंथ हो जाएगा, L की पावर कितना 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए m पहले लिखा जाए, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ठीक है जी। L देखो L एक है, यहाँ पे 2 कितने हो गए 3, L की पावर कितना हो गई 3 हो गई, ऊपर जाएगी तो L की पावर कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो अब T की बात कर लो, T की पावर -2 और यहाँ पे एक T और यहाँ पे कितना 2 T है, ऊपर जाएगा T यहाँ प्लस में हो जाएगा तो T की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक यहाँ है एक यहाँ है तो A की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ भाई यहाँ T की पावर -2 है, एक T यहाँ पे एक T यहाँ प्लस है दोनों, तो T की पावर 2 या ऊपर है और यहाँ से भी T की पावर -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T की पावर कितना हो जाएगा 4। तो इसका क्या है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र है, ठीक है जी। अच्छा इतनी चीजें हम तो यहाँ पे सीख चुके। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक चीज हम और यहाँ पे बात करें, इन चीजों को लिखते चलिए, ठीक ना साथ में, ठीक। आप जैसे भी वीडियो आप लोग करके जैसे भी आपको लिखना नोट्स हमारे साथ आप बनाते जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा नहीं कहेंगे तो नहीं बनाएंगे,
नहीं सर जी बनाएंगे क्यों नहीं, पढ़ना तो हमको है, आपको थोड़ी ना पढ़ना है, नोट्स तो हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा जी चलिए। अच्छा अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, अभी जो हम इन दोनों को लिए थे, ठीक ना, अभी इनको हम वायु में रखे हैं, किस में रखे हैं, वायु में, ठीक है जी, मतलब ये वायु में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम इसी को किसी माध्यम रख लें, क्या है, अगर माध्यम में रखें, माध्यम में रखें, ठीक है जी। अच्छा माध्यम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो समझते हैं। अगर किसी माध्यम के लिए लेंगे तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ किया जाएगा परावैद्युतांक आएगा, ठीक ना, परावैद्युतांक, और Q1 Q2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। परावैद्युतांक एक किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। एक जो K है ये माध्यम की प्रॉपर्टी होती है, K किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा जो K है ये है परावैद्युतांक है, और ये निर्भर किस पर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, किस पर, माध्यम पर निर्भर करता है। वाह क्या बात है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां तक इतना हो गया। अब थोड़ा सा बात इसमें आगे करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अच्छा यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, तो रुक जाइए थोड़ा सा। अगर के यहाँ परावैद्युतांक है तो वायु में, देखिए यहां पे लिख लीजिएगा, वायु में के का मान कितना, वायु के लिए लिखिए ऐसे ही, वायु के लिए जो के का मान होता है वो कितना होता है 1। जब 1 रख देंगे तो वही ना फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। तो के का मान वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कूलाम का सदिश रूप अगर देखा जाए, कूलाम का सदिश रूप अगर देखा जाए, ठीक है जी, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर देखो आप कि एक हमारे पास आगे से यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो R है, अब ये इस पर बल लगाता होगा या इस पर ये बल लगाता होगा। अगर यहां पर देखा जाए इधर जो बल लग रहा है F12 लगेगा, और इधर जो बल लगेगा क्या लगेगा, F21 लगेगा। तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल तो आरोपित करेंगे ना जी। और कैसे बल, विपरीत बल, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, मतलब यहां पर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F21 हो जाएगा, विपरीत हो, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे सदिश रूप की बात करें तो F इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या r स्क्वायर है। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो वेक्टर के रूप में लिखना है तो F की पावर क्या करती है बना, तीर मारेंगे। किसको मारोगे, अपने ही पेट में मारेंगे सर जी। अच्छा फिर रहोगे कहां, तो Q1 Q2 बटे क्या r स्क्वायर। अच्छा जो ये बल है किस पर निर्भर कर रहा है, इस दूरी पे, ये जो बल है किस पर निर्भर कर रहा है, इस दूरी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है जी। इसी दूरी पे क्या करना है, इसी दूरी की एकांक सदिश से गुणा कर दो से, एकांक सदिश से आप क्या करो, गुणा कर दो। आर कैप का मतलब क्या है, एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश, या इसी को क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। क्या कहते हैं, मात्रक सदिश ज्यादा आता है। मात्रक सदिश क्या है, मात्रक सदिश मतलब ऐसा सदिश जिसका मॉडुलस, जिसका परिमाण कितना हो जाए 1, और 1 से गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 में गुणा करने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आपको इस रूप में देखने को मिलता है और कभी कभी आपको अलग रूप में देखने को मिलता है। देखिए आप इसको ना लिखते चलिएगा, कभी कभी आपको इस रूप में भी देखने को मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, अच्छा अगर मात्रक सदिश है तो आर कैप इज इक्वल टू, हमको पता है वेक्टर आर बटे क्या होता है, मॉड ऑफ आर होता है, ठीक है जी, मॉड ऑफ आर होता है। या सिंपल सा मॉड ऑफ जो आर होता है ना, ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर ही होता है, ठीक ना। मतलब मॉड ऑफ आर लिखें चाहे सिंपल सा आर लिखें, उसका परिमाण लिखने कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर बटे क्या आर, वहां सिंपल सा पुट किया जाए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या
आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटे क्या आर से आर का गुणा होगा तो क्या बनेगा एफ इज इक्वल टू सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा सर जी, और बनेगा Q1 Q2 बटे आर क्यूब, और वेक्टर क्या बनेगा जी आर बनेगा। हाँ सर जी यही बनेगा, और इस रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम में जितनी चीजें थी, जितनी बातें थी, हमने सारी बातें की चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक ना, लंबी ज्यादा वीडियो नहीं करते हैं। इसमें आप देखिए साथ में नोट्स आप जरूर बनाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही साथ में हमारे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सवाल वाल जो भी हैं जैसे भी हैं अगले पे करेंगे, सवाल भी हम लोग भर भर के करेंगे। इसमें सवाल में भी दिक्कत नहीं, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं आपको विधिवत पढ़ाएंगे, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए वो भी कराएंगे, सारी चीजें एक साथ लगातार करते जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए उनको भी करेंगे, सारी चीजें मेरे पास बहुत समय है अभी, ठीक है ना, इसलिए हम सारी चीजें साथ में करते चलेंगे और एक अच्छी नोट्स भी तैयार करेंगे। हाँ सर जी, आप तो पढ़ा रहे थे, तो हमको ही करना है, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में कूलाम से आगे।